2023 का घमासान, तेज हुए सियासी बयान। राजेंद्र राठौड़ का दावा, कांग्रेस की फूट का मिलेगा फायदा, रिकॉर्ड जीत होगी। पर मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। सतीश पूनिया बोले, बीजेपी ने की बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग। पार्टी सोशल इंजीनियरिंग जरूर अपनाती है और सब समाजों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सम्मान भी देती है। कांग्रेस में अपनों के वार पलटवार। अमीन कागजी बोले, यूडीएच मंत्री को जयपुर के विकास की कोई परवाह नहीं। मैं पिछले 10 महीने में 10 चिट्ठियां लिख चुका मंत्री को कि साहब मेरे को एक्शन दे दो। नहीं दूंगा, सारे कोटा ले जाओ, कोटा से ही सरकार बन जाएगी, कोटा में ही जीत के आ जाएंगे सारे के सारे। नंबर 1 मंत्री है ना, जीत जाएंगे वो। भजनलाल जाटव का बीजेपी पर तंज, मुंगेरी लाल का सपना कभी पूरा नहीं होगा। 2023 में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और उनके सबका मुंगेरी लाल का जो सपना है वो चकनाचूर होगा। कांग्रेस ने कहा, सोशल स्कीम्स पर भरोसा, दोबारा जीतेंगे। सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स यहाँ पे लागू हुई हैं पूरे देश में अनुकरणीय हैं और पूरा देश आज इनकी चर्चा कर रहा है। कांग्रेस की फूट, बीजेपी का फायदा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन 2023 का घमासान शुरू हो गया है। नेताओं के नित नए बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस के विधायक एक दूसरे के खिलाफ ही माहौल बना रहे हैं। इस फूट का बीजेपी को फायदा मिलेगा। वहीं सतीश पूनिया ने कहा है कि बीजेपी ने बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग की है। बीजेपी ने हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखा है। बीजेपी जहां बड़े दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस नेता और मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा है कि बीजेपी ने 4.5 साल में कोई मुद्दा नहीं उठाया। हमारा काम बोलता है। बीजेपी का मुंगेरी लाल का हसीन सपना कभी पूरा नहीं होगा। इन सब के बीच आज जयपुर के किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी अपनी ही सरकार के यूडीएच मंत्री पर बरस पड़े। कागजी ने कहा, आपने सुना भी, कि धारीवाल जयपुर पर ध्यान नहीं दे रहे, वो सभी कोटा ले जाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि चुनाव नजदीक हैं तो कांग्रेस में झगड़े आमतौर पर दिख रहे हैं। ऐसे में सरकार कैसे रिपीट होगी? क्या कांग्रेस की फूट बीजेपी का फायदा बनेगी? इसी मुद्दे पर करेंगे प्राइम डिबेट की चर्चा। पहले प्राइम डिबेट के आज महत्वपूर्ण 3 सवालों को देख लेते हैं। पहला और महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस के झगड़े से बीजेपी को क्या फायदा होगा और क्या बीजेपी कांग्रेस के झगड़े का इंतजार कर रही है? दूसरी बड़ी बात, सोशल स्कीम से कांग्रेस को समर्थन मिलेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से जो सोशल स्कीम्स और हालिया बजट में खासतौर पर जो फैसले लिए गए हैं, जो योजनाएं लाई गई हैं जनता के लिए, क्या उनका असर जनता पर पड़ेगा और फिर रिपीट होगी सरकार? यह भी बड़ा सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह कि सोशल इंजीनियरिंग क्या वाकई जीत का मंत्र है? क्या सोशल इंजीनियरिंग के दम पर चुनाव जीते जा सकते हैं? जिस तरह से पॉलिटिकल, एक तरह से कहें कि नियुक्तियां हुई हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के पद पर हो या फिर दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष की बात हो, या कांग्रेस की तरफ से भी यही बात कही गई है कि हम हर वर्ग का ख्याल रखते हैं। आइए सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा रहेगी। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत जी आपका। हमारे साथ आरसी चौधरी साहब कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी आरसी चौधरी साहब। और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आपसे, एक बात यह भी कही गई नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी की तरफ से कि सरकार के सेल्फ गोल से बीजेपी जीतेगी, बड़ी जीत हासिल करेगी। मुझे यह बताइए, दर्शकों को बताइए कि क्या उनके सेल्फ गोल होने के कारण आपको, यानी बीजेपी की टीम को गोल करने की जरूरत नहीं है, या फिर बीजेपी की टीम गोल करने के लिए सक्षम नहीं है, लायक नहीं है, कर नहीं पाएगी? देखिए, ये राजस्थान जो है इसका पिछले 30 साल का इतिहास है और पिछले 30 साल के इतिहास में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 18 वर्षों तक शासन किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली कांग्रेस पार्टी के इस लड़ाई झगड़े की वजह से ही हम जीतेंगे, लेकिन राठौड़ साहब ने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
राठौड़ साहब ने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वे 2013 में एक मिनी बस में आए थे और इस बार फॉर्च्यूनर में जाएंगे। ये राठौड़ साहब ने अकेले नहीं कहा है, कांग्रेस पार्टी के ही एक मंत्री का यह बयान था कि कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा आज हो रही है उसके कारण कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आएंगे तब एक फॉर्च्यूनर जितने विधायक भी नहीं ले जा पाएगी। और आप ये मानिए सर कि जो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है उसकी बात का मतलब होता है कि पूरा मंत्रिमंडल बोल रहा है। एक फॉर्च्यूनर में आप जो नाम ले रहे हैं, मैं तो उसको एसयूवी कहूंगा, कितने विधायक आ जाते हैं लक्ष्मीकांत जी? हमें तो पता नहीं। देखिए, अगर ड्राइवर बाहर का होगा तो मेरे ख्याल से 5-6 तो आ ही जाएंगे, और ड्राइवर खुद भी होंगे तो 6-7 आ जाएंगे, इससे ज्यादा की कोई गुंजाइश लगती नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी आपको मैं फिर बता रहा हूं कि इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी के ही एक मंत्री से, जो कि सरकार का हिस्सा है, और सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब सरकार बोल रही है, सरकार का पूरा मंत्रिमंडल बोल रहा है, क्योंकि किसने बोला था? दायित्व है। राजेंद्र गुढ़ा ने बोला है। क्या बोले थे? गुढ़ा जी ने बोला है, और राजेंद्र गुढ़ा जी ने यही बोला कि सरकार की जिस तरह की दशा है उस हिसाब से जो चुनाव होगा उसके बाद एक फॉर्च्यूनर में आने लायक जितने कांग्रेस पार्टी के विधायक होंगे, अगर आपके पास क्लिप नहीं है मैं चला देता हूं, मेरे पास है। आप उनकी मैं क्लिप चला देता हूं, आपको जरूरत हो तो। नहीं, वो लेकिन आप इस बात जरूरत पड़ेगी तो बोल देंगे, ये काम हम पे छोड़ने दीजिए ना, हमारी पूरी टीम है यहाँ बैठी हुई है, हमें ये काम तो हमारी रोजी रोटी तो मत छीनिए कम से कम लक्ष्मीकांत जी। बताया सर, हाँ बोलिए डिटेल में इसलिए बताया मैंने, और इसलिए और राजेंद्र राठौड़ बोल रहे हैं, इसका मतलब राजस्थान का वो नेता बोल रहा है जिसने 7 बार से लगातार चुनाव जीता है। राजस्थान के अभी के सिनेरियो में शायद दूसरा कोई विधायक इस तरह का है नहीं, होंगे तो पहले 2-3 ऐसे विधायक होंगे। तो उनकी राजनीतिक समझ, उनकी राजनीतिक जो परिदृश्य देखने की क्षमता और जिस तरह का उनका आकलन है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, पिछले 20 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए। 2003 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस पार्टी की 56 सीटें आई थी, और जो 2013 का चुनाव था उसमें कांग्रेस पार्टी की 21 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी 20 तो इसका मतलब यही हुआ ना लक्ष्मीकांत जी कि कांग्रेस की कमजोरी अगर होती है तो फिर बीजेपी वही ताक में बैठी कि उससे हमको फायदा होगा, थाली में सजकर 5 साल बाद फिर से सत्ता हमें मिल जाएगी, सत्ता की चाबी मिल जाएगी। देखिए, बीजेपी इसी चीज का इंतजार है आपको? बैठती नहीं है, या जनता के मुद्दे उठाकर, जनता से वादा करके, अपने एजेंडे को सामने रख के, अपनी बातों को सामने रख के आप आना चाहते हैं सरकार में? देखिए, विपक्षी दल ताक में नहीं रहता सर। विपक्षी दल 5 साल, और भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर जनता के बीच में है, 365 दिन, 4 साल में कुछ भी नहीं किया आपने मुद्दे पर। उधर भजनलाल जाटव जी तो कह रहे हैं 4 साल में कुछ भी नहीं किया। भजनलाल जाटव जी सरपंच थोड़ी हमारे, हम तो अपनी बात बोलेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया वो तो राजस्थान जानता है। हर एक इश्यू को राजस्थान की जनता की आवाज को सदन में भी उठाने का काम और सड़क पर भी उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल से राजस्थान की जनता के बीच में कर रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का अपना फेलियर तो है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन लोगों का दिख रहा है, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें। आरसी चौधरी साहब, अमीन कागजी जी ने जो कहा कि सारी योजना, सारा काम जो है शांति धारीवाल जी कोटा में ले जा रहे हैं, जयपुर को कुछ नहीं मिल रहा, हम कहते कहते तरस रहे हैं लेकिन हमारी मांग नहीं मानी जा रही है, क्या यह सेल्फ गोल है? रविंद्र जी, मैं सबसे पहले साधुवाद करना चाहूंगा राजेंद्र जी राठौड़ साहब को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फूट है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जीत के चांस बनते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने दी थी वो 4.5 साल तक वो निभाने में असफल रहे, और जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है तो सदन है वो कुछ दिनों का है, ना वो सदन पे बोल पाए और ना सड़क पे वो आंदोलन कर पाए। इसलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है इस वजह से, लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता इस बात को जानती है कि राज्य की जनता ने 25 सांसद चुन के केंद्र में भेजे, 73 विधायक भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के तौर पर राजस्थान की विधानसभा पे भेजे। ये विधायकों को हमने सदन पे इस बात की चर्चा करते हुए देखा कि हमें हमारी विधानसभा के प्रश्नों को, मुद्दों को सदन में उठाने नहीं दिया जाता। ये हमने नहीं कहा, 20 विधायकों ने अपने पार्टी के अध्यक्ष को और नेता प्रतिपक्ष को लिख के दिया और सदन के अंदर कहा। इसलिए जब जो भी नेता अगर जनता की आवाज को भक्ति के अंदर, अपनी मजबूरी के अंदर मौन कर देगा तो उसकी पराजय निश्चित है। जिस जनता ने चुन के भेजा उस जनता की नुमाइंदगी करना, उसके हक की आवाज को मुखर करना, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और कांग्रेस का नेता जिस क्षेत्र की नुमाइंदगी करता है उस जनता की आवाज को भरपूर उठाने का प्रयास करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुगालते में है तो सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि वो बड़े मुगालते में है। और उन्होंने कहा हम बहुत बड़ी जीत के साथ में जीतेंगे। और हमारे जो साथी हैं उन्होंने भी बहुत सी बातें कही। मुझे 2018 का भी वो दिन याद है जब अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और राजस्थान के अंदर कहते थे 163 नहीं, इस बार 180 की सीट लेके आए, अंगद का पांव लेके आएंगे। उस अंगद के पांव को राजस्थान की शौर्य और बहादुर जनता ने चिथड़े उखाड़ दिए। राठौड़ साहब की खुद के जिले में, गृह जिले के अंदर
2 उपचुनाव हुए, करारी शिकस्त मिली और प्रदेश का स्वप्न देख रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें पद मिलने के बाद में मुख्यमंत्री के सपना देखना एक नहीं, उनका यह कहना है कि भाई राजस्थान में 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, 2003 में बदली, 2013 में बदली, और फिर भागीदार बना, हाँ, जो उनके लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं लेके आया, जो उनके सदैव बीच में रहा, उसकी आवाज को मुखर करेंगे। और राजस्थान की सरकार ने पूरे देश में आरसी चौधरी साहब, आपने बीजेपी के राजेंद्र जी का तो जिक्र किया, उनके बयानों को आपने यहां पे सामने रखा और अपनी तरफ से बातों को रखा, लेकिन अपनी पार्टी के राजेंद्र जी वो मंत्री हैं जिनका यहां पर अभी एक क्लिप भी चलाने की बात यहां पर लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे, उन्होंने जो कहा कि भाई एसयू में सिमट कर रह जाएगी कांग्रेस के विधायक, इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे? मैं जवाब लेना चाहता हूं उस पर आप। हाँ, निश्चित रूप से बोलूंगा रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से जो तथ्य हैं वो तो जनता जुटा नहीं सकती, वो तो सार्वजनिक पटल पे हैं। और कोई भी परिवार का एक सदस्य वो हमारी अगर कैबिनेट का अगर चीज आके इस बात को कह देता है और वो अगर परिवार को चेताता है तो उसे नेगेटिव पे नहीं लेना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो प्रभारी हैं, उन्होंने उनसे बुला के उनसे पूछा। हर व्यक्ति का अपना अपना एक नजरिया हो सकता है, अगर वो किसी को आगाह करता है और जगाते रहने का काम करता है तो मुझे लगता है कि ये साथ तो नेताओं में होना चाहिए। अमीन कागजी के लिए भी 2 शब्द बोल दीजिए फिर। पटल पे कस के अमीन कागजी के लिए बोल कागजी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात उठाई, जयपुर की बात उठाई, जिस जयपुर को केंद्र की सरकार ने स्मार्ट सिटी के अंदर किया। आज 8 साल बीत गए, 9 साल होने को जा रहे हैं। आज किस जगह पे कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्यों नहीं इस बात को मुकर कर पाते, क्यों नहीं बोल पाते? अगर एक विधायक अपने क्षेत्र की और जनता की आवाज को मुखर करता है तो इसका मतलब वो जनता उनके साथ। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, ये देखिए बता दिया आरसी चौधरी जी ने कि स्मार्ट सिटी का तो वादा आपने किया था, हम क्यों करें स्मार्ट? देखिए, राज्य की सरकार का प्रथम दायित्व होता है कि राज्य की जो जनता है उसका भला करना। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4.5 साल में क्या किया उसका एक अपना इतिहास अगर मैं बताने लगूंगा तो सब कुछ आपका समय कम पड़ जाएगा। लेकिन आप ये बात मान लिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने यहां सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया कि यहां पर यह आजादी है कि कोई भी जो नेता है वो सामने आकर ये बता सकता है कि हमारी पार्टी की हकीकत यह है कि हम 5-7 सीटों में आने वाले हैं। और वो सामान्य नेता नहीं है, वो मंत्री हैं। मंत्री एक मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। एक मंत्री का बोलना इसका मतलब सारे मंत्रिमंडल का बोलना होता है। वो सामूहिक उत्तरदायित्व को रखते हैं। और इस बात को आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। मैं अकेले राजेंद्र गुड़ा की बात थोड़ी है। भरत सिंह जी ने क्या कहा, प्रमोद जैन भाया ने क्या कहा, आपके हरीश मीणा ने क्या कहा, जो आपके चाकसू के विधायक है उन्होंने क्या कहा, इवन सचिन पायलट ने क्या कहा है। एक के बाद एक मैं आपको दर्जन नाम बता सकता हूं जो कांग्रेस पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री जिन्होंने क्या कहा है। और सबको छोड़ दीजिए, सरकार के मुखिया ने सचिन पायलट को लेकर क्या कहा है और पब्लिक डोमेन में क्या कहा है। ये कोई पार्टी होती है या कोई परिवार होता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैं अपने ही किसी नेता को कोरोना कहूं, गद्दार कहूं, नकारा कहूं, निकम्मा कहूं। ये पार्टी है, ये परिवार है। अगर आप आरसी चौधरी साहब जाहिर तौर पर ये जो आज राजेंद्र राठौर जी ने बात कही, क्या है वो सेल्फ गोल की बात हो या फिर वो दूसरी तरफ से ये बोल रहे हो कि दावे के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि जो भी चीजें कांग्रेस में है या कांग्रेस में भगदड़ होगी या फूट की स्थिति होगी, जिसको वो खुद अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और जिस तरह से यहां पे लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी एक एक करके कई लोगों के आपकी पार्टी के नाम ले रहे हैं, तो क्या पार्टी को नहीं लगता इनको समय रहते दुरुस्त कर लेना चाहिए? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो कभी कोई भी नेता है वो जनता की आवाज को मुखर करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अस्तित्व की आवाज को मुखर करते हैं। हमने उससे पहले जो नेता प्रतिपक्ष थे चुनाव में, लेकिन उन्होंने क्या कहा, किरोड़ जी और सतीश पूनिया जी के बीच में क्या उनके कार्यकर्ताओं के बीच में घमासान हुआ, वसुंधरा जी और मोदी जी के कार्यकर्ताओं के बीच में क्या घमासान हुआ। 12 आज मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं और वो इस बात पे ही सोच रहे हैं कि अगर हरी डाली अगर आंगन में गिरेगी तो कौन मना करेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं या इस बात को भूल जाते हैं कि जब राजस्थान की जनता की अदालत में गए, आप 73 विधायक थे, आज कितने विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ कहा जाता था मेवाड़, वहां पे नंबर 3 और नंबर 4 पे चली गई। लेकिन अहंकार इतना बड़ा है कि जनता के जनादेश को विरोधारी करने की बजाय इस आधार पे दम भरते और कहते हैं हम जीत के आएंगे। आपके परिवार के कोई मतलब नहीं है। आप अपनी तो बात करते नहीं, आप दूसरों की बात कर रहे हैं। पहले अपना घर दुरुस्त कर लीजिए। देखिए, इन्होंने उपचुनाव की बात की, मैं उसका जवाब दे देता हूं, पहले फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। ये राजस्थान के इतिहास में जब से पंचायत राज राजस्थान में आया है तब के इतिहास में पहली बार हुआ है कि राजस्थान में जो सरकार चला रही है पार्टी, उसके 13 जिला प्रमुख हैं और जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके 18 जिला प्रमुख हैं। और ये जो 18 और 13 मिला के 31 हैं,
ये और जो दो दूसरे दलों के हैं वो सारे मिलाकर पूरे राजस्थान को कवर करते हैं। इन्होंने 2 विधानसभा का जिक्र किया, मैंने पूरे 200 जो विधानसभा उसका परिदृश्य आपको बताया आज तक के इतिहास में। और फिर आपको मैं बता रहा हूं 20 साल की बात, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है या आप क्या ऐसा करते हैं कि जब आप सरकार में जा रहे होते हैं 5 साल सरकार बनाने के बाद, तो जनता आपको वो सबक सिखाती है जो कभी आप भूलते नहीं। मैं आपको फिर कह रहा हूं 2003 में आप जो विपक्षी पार्टी में आए तब आपके 56 विधायक आए, जब 2017-13 में आपकी जो विपक्षी पार्टी में आए तो आपकी 21 विधायक आ गए। भारतीय जनता पार्टी की दशा कभी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की 163 सीटें आई, भारतीय जनता महेश शर्मा जी, मैं अब आपसे सवाल ये करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, दर्शक भी आपको सुनना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कभी स्थिति कांग्रेस पार्टी जैसी नहीं हुई है। हो गया, और भी गेस्ट है ना। महेश शर्मा जी, ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि सेल्फ गोल होगा कांग्रेस की तरफ से, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, या बीजेपी बड़े दावे के साथ, बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, जो सोचा जा रहा है कि 2013 में हुआ वही चीज 2023 में होगी। क्या आराम से, इत्मीनान से, बिल्कुल निश्चिंत होकर बीजेपी ये मान रही है कि हर 5 साल में बदलाव होता है? क्या बीजेपी इस चीज को लेकर चल रही है कि कांग्रेस में जब फूट होगी या कांग्रेस में कुछ गड़बड़ होगी तो फिर उसका फायदा जनता के लिहाज से हमको मिलेगा? क्या ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है? बीजेपी की तरफ से कहें कि बिल्कुल वो आश्वस्त हैं कि सारी चीजें हमारे फेवर में हो जाएंगी और हमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो कांग्रेस सरकार ने जो घोषणाएं की हैं अभी, और राइट टू हेल्थ वाला जो इशू है इसको लेकर के, उसने काफी कुछ प्रभाव छोड़ा है और कई और उपलब्धियां भी उन्होंने की है। हर लोकतांत्रिक दल के अंदर गुट हो या मत कहें, मत विभाजन कहें या भीतर से मतभेद कहें, इन सब का होना लाजिमी है, क्योंकि ये लोकतंत्र में एक दूसरे की सहमति और असहमति जताने की उसकी मंशा होती है। अब सवाल ये होता है कि हम दूसरे को भी एक दूसरे की कमियां ढूंढ करके अपनी उपलब्धियां बताएं, वो ठीक नहीं है। बल्कि ये देखें हमारी जो कमियां हैं, आने वाली रणनीति क्या होती है, किस तरह से हम चुनाव को एक रणनीतिक रूप में और अपने पक्ष में करवाने की कोशिश कैसे किया जाए, तभी जाकर के कोई नतीजा सामने आता है। अब आता है कि जिस तरह से जितनी घोषणाएं हुई है, ऐसा लग रहा है, और जैसा मेरा अपना जो भी मैंने महसूस किया, जो सारी चीजें नई घोषणाओं की कहीं क्रियान्वयन में या और कुछ उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विसंगतियां हो सकती है, लेकिन समय पे उसका मैसेज भी आम जनता तक पहुंचना चाहिए। तो ये कांग्रेस को इस मामले में अपनी उपलब्धियां जो अर्जित किए हैं उन्हें आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस सरकार के मंत्रियों की, विधायकों की है और कार्यकर्ताओं की है, संगठन की है। अब सवाल ये है कि आप अगर उसमें कोई कमी है या उनमें विवेक किसी तरह की गुटबाजी को लेकर के अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये भाजपा को अपना मुगालता भी दूर करना चाहिए। भाजपा को ये चाहिए कि स्वयं के भीतर जाके के देखे कि उसके जो भीतर जो है, जो कई मतलब गुट बने हुए हैं, उनको ठीक करे, पहले एक माध्यम से लेके आए। अभी जो जातीय समीकरण की जो बात हो रही है कि ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग की जो बात की गई है सतीश पूनिया जी की तरफ से, जी, तो मुझे जो लग रहा है कि उनका कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सीपी जोशी हैं, वो ब्राह्मण समुदाय को के हैं, और दूसरा वो स्वयं जो विपक्ष के नेता हैं वो राजपूत समाज के हैं, और ये जो उपनेता जो बना है वो एक दूसरे ही जाति समुदाय के प्रतीक के रूप में है। मैं ये नहीं बताता हूँ कि सबका प्रतिनिधित्व मिल गया और उनमें उनकी कितनी आवाज है, कितनी पहुंच है, मैं इसका दावा नहीं करता, लेकिन अगर किसी स्ट्रेटेजी इन्होंने सही चलाई, माहौल अपने अनुकूल किया, जनता की मांग को लेकर के अगर कोई कमियां रही है या उपलब्धियों में कहीं कमी जो उजागर करने में या अगर सफल रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि माहौल आपको बनाना भी पड़ता है और उसमें पूरी तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति भी दिखानी। आरसी चौधरी साहब, भले ही सोशल स्कीम सरकार की तरफ से लाई गई हों, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग तो बीजेपी ने कर दी है और वो कमाल कर देगी, जादू कर देगी।
सतीश पुनिया जी बोले। रविंद्र जी, मुझे बोलिए। सतीश पुनिया जी की बात पे हंसी आती है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके केंद्रीय नेता बोलते हैं कि ओबीसी का अपमान किया है, और यहां पे जिस ओबीसी और किसान वर्ग की वो नुमाइंदगी करते हैं और जिसका महिमा मंडन लक्ष्मीकांत भारद्वाज कर रहे थे कि इतने हमारे जिला प्रमुख जीत के आए, जो पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गई, और आज वो कह रहे हैं ये सोशल इंजीनियरिंग है। उनके पास में मुद्दे नहीं है। वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा आसान है जाति की, धर्म की, मजहब की राजनीति की जाए, लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के सामने नजीर पेश करने जा रही है कि किस प्रकार जनता के मुद्दों पे चर्चा हो, किस प्रकार रोजगार पे हो, किस प्रकार सामाजिक सरोकार पे हो, किस प्रकार विकास पे हो, और कैसे एक स्टेट जो कभी पिछड़ा हुआ स्टेट कहलाता था आज पूरे देश के अंदर मॉडल स्टेट के तौर पे नजर आता है। आज उसकी योजनाओं की योजनाएं जो है उनका अनुसरण ना सिर्फ हिंदुस्तान में, एशिया महाद्वीप के दूसरे देशों की सरकारें आज उसका अध्ययन करना चाहती है कि कैसे एक राज्य की सरकार अपनी 8 करोड़ जनता को इतनी बेहतरीन योजनाएं दे सकती है, किस प्रकार से शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, लोगों को अधिकार देकर सशक्त किया गया। इसलिए आप और हम सब जानते हैं कि पूरे देश से बाहर भी इनकी योजनाओं पे जब चर्चा लक्ष्मीकांत होती है तो भारद्वाज जी, भारतीय जनता राजस्थान पार्टी की के पास चर्चा एक ही पूरी काम बचता दुनिया है में हो रही कि वो है, और आपको इंजीनियरिंग जो के है आधार पे कांग्रेस का अपनी- सेल्फ गोल, कांग्रेस के अंदर फूट और सोशल इंजीनियरिंग नजर आ रही है। मुद्दे नहीं है देखिए, आपके हो रही है, पास। बिल्कुल हो रही है। मैं तो मुद्दे नहीं है आरसी आपके इस बात पास। से तो सहमत हूं, ये इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूं मैं कि राजस्थान की चर्चा, राजस्थान की सरकार की चर्चा आज देश में नहीं देश के बाहर भी हो रही है, और इसलिए हो अच्छे रही है कामों कि पिछले के लिए, 4.5 अच्छे साल कामों में, के लिए, ये भी बात पिछले समझ साढ़े रही है ना? पिछले साढ़े तो बोलिए चार अभी बात। पिछले साढ़े चार साल में कांग्रेस पार्टी के राज में राजस्थान में 9 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। 1,81,000 माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए हैं। 29,000 से ज्यादा रेप के मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो कि कुल देश में होने वाले रेप के मुकदमों का चौधरी जी, कहां से आंकड़े लेके आए? एनसीआरबी का आप- डाटा पता कहता है है आपको? एनसीआरबी का डाटा कहता आरसी है, चौधरी जी? एनसीआरबी का डाटा कहता है कि जो देश में आत्महत्या करने वाले रविंद्र लोग जी, मैं हैं जवाब देता उनमें अगर हूं। सबसे ज्यादा संख्या अगर रविंद्र जी, मैं किसी की जवाब है तो देता हूं। राजस्थान की है। एनसीआरबी का बोलने डाटा कहता दीजिए, मैं है जवाब आप देता हूं। भ्रष्टाचार में देश में जवाब नंबर देता 1 पर हूं। है, पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में देश में नंबर 1 है, महंगाई के मामले में देश में नंबर 1 है, साइबर क्राइम के नाम में देश में नंबर 1 है। बस आप ही ने तो पहले कहा था ना भारद्वाज जी, भी पूरा सबसे- टाइम कम पड़ जाएगा। अब जरा सबसे आपने जो बड़ी इतने लंबे जो बात कही है इसका जवाब ले लेता हूं चौधरी जी से लास्ट में। बोलिए आरसी चौधरी। बिल्कुल लीजिए सर, सरकार देखिए की प्रवक्ता देखिए जवाब देखिए सर देगी। सर मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही है। एनसीआरबी का डाटा देखे, महिला अत्याचार में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। राजस्थान। महिलाओं के लिए देश में सबसे राजस्थान, असुरक्षित 4 गुना शहर है। पॉपुलेशन सुनिए, उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको 4 गुना देखिए, पॉपुलेशन है राजस्थान में। ये इनका आधार है, ये इनका आधार राजस्थान है। से 4 गुना पॉपुलेशन है अगर उत्तर उत्तर प्रदेश चौधरी में। प्रदेश के अंदर नहीं बाल भारद्वाज जी, बच्चे लेकिन अब चौधरी जी बालिका बोले, आप से वो नहीं बोले थे दूसरा बीच में, अब उनको जवाब देने दीजिए ना। आपने जो सवाल उठाया दे दीजिए, वो भी अपने आपने देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े बताए, भारतीय वो भी जनता उसी पार्टी आंकड़ों ये का भूल उल्लेख जाती है, उन्नाव की घटना को भूल जाती है, हाथरस की घटना को भूल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस प्रकार से दुष्कर्म में संलिप्त होते हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ठीक। आधी रात को उस पीड़िता को अंतिम संस्कार कर देती है। बिल्कुल, देश में मेरे पास- महिलाओं बिल्कुल, के मेरे लिए पास सबसे सर असुरक्षित वक्त शहर इतना ही दिल्ली, है। जो आप केंद्र दोनों के के पास अधीन आता मुद्दे है। एक दूसरे के देश लिए के बहुत अंदर ज्यादा अगर है। सबसे कोई आगे को और डिबेट जब है, होगी वो तो चर्चा भूलो, होगी, उस वहां पर पे- बहुत बात करेंगे। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आरसी चौधरी साहब आपका शुक्रिया, स्पेशल थैंक्स। महेश शर्मा सर, आपने बहुत ही विस्तार से बारीकी से हमारे दर्शकों तक बात पहुंचाई, और साफ तौर पर दूसरे की कमजोरी को अपनी मजबूती मांगकर जंग के मैदान में उतरना कहीं से भी सही बात करार नहीं दी गई है और ना ही दी जा सकती है। अपनी सामर्थ्य पर, अपनी ताकत पर अगर लड़ाई लड़ें, जंग के मैदान में जाएं, तो फिर कहीं ना कहीं आप मैदान में अच्छे तरीके से टिक पाते हैं। और उम्मीद भी यही करनी चाहिए बीजेपी अपने तरीके से मुद्दों को उठाए और जनता की जो आवाज है उसको सामने लेकर आए, और जो सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो कामकाज किया है वो उसी आधार पर मुद्दों के हिसाब से चुनाव में जाए और वोट मांगे। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज की चर्चा